किसी एफआईआर को दर्ज करवाने में यदि कोई डिले की गई है तो उस डिले को कोर्ट का डाउट कैसे बनाएं, यही आज की वीडियो का विषय है। अपराध घटित होने के बाद सबसे पहली कानूनी प्रक्रिया होती है कि एफआईआर की रिपोर्टिंग की जाए। यह वही डॉक्यूमेंट होता है जिससे न्याय की यात्रा शुरू होती है। पर जब अपराध की सूचना पुलिस को देने में देरी की जाती है तो सवाल उठता है कि यह देरी क्यों हुई। क्या यह देरी परिस्थितियों की उपज है या फिर एक सोची समझी रणनीति इसके पीछे काम कर रही है। 154 सीआरपीसी में लिखा है कि जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिले तो पुलिस उसे बिना देरी किए दर्ज कर लेगी। इसी प्रक्रिया को अब बीएनएसएस 2023 में भी दोहराया गया है, जहां सेक्शन 173 बीएनएसएस में पुलिस इंक्वायरी की रिपोर्ट को निश्चित समय के अंदर दाखिल करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी बात पर दो प्रचलित लेजेंडरी केसेस हैं, चौधरी भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा तथा ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसमें भी यही बात केसेस को दर्ज करने के बारे में कही गई है। लेकिन इसके बावजूद सवाल पैदा होता है कि जब एफआईआर ही देर से दर्ज होती है तो क्या कोर्ट इस देरी को चुपचाप आंख बंद करके स्वीकार कर लेगा या प्रोसिक्यूशन से, कंप्लेनेंट से इस देरी की कैफियत मांगेगा, इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए पहले देरी का मनोविज्ञान देखना होगा और उसको समझना होगा। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना घट जाए या उसे दुख दर्द पहुंचे तो उसकी पहली कोशिश यही होगी कि एकदम से मदद और न्याय के लिए दौड़े। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मदद और न्याय के लिए ना दौड़े बल्कि लंबे समय तक चुप रहे, पुलिस को सूचना ना दे, चोट लगी होने पर अस्पताल ना जाए, किसी मित्र परिचित को कॉल ना करे, तो उस व्यक्ति का व्यवहार स्वाभाविक नहीं लगेगा। उसके व्यवहार से संदेह पैदा होगा कि वास्तव में कोई बुरी घटना हुई भी थी या केवल बातें बनाकर बोली जा रही हैं। कोर्ट्स इस अस्वाभाविकता को संशय की दृष्टि से देखती हैं। यही कारण है कि जहां भी पुलिस को सूचित करने में अनावश्यक देरी की जाती है, वहीं कोर्ट के संदेह की सुई पुलिस और कंप्लेनेंट की तरफ घूम जाती है और उनके इस अस्वाभाविक व्यवहार को यदि पूरे एविडेंस के साथ चार्जशीट में समझाया ना गया हो तो इसका लाभ आरोपी को दे दिया जाता है। सवाल है कि एफआईआर दर्ज करवाने में हुई देरी को कोर्ट के संदेह में कैसे बदला जा सकता है, और जवाब है यह एक कानूनी कौशल है जिसे सही तथ्यों, प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स और सवालों के माध्यम से दिखाया जा सकता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि देरी कितनी है और परिस्थितियां कैसी हैं। उदाहरण के लिए थाने के सामने ही यदि लूटपाट की घटना हो गई है लेकिन सूचना 4 घंटे बाद दी गई है तो यह कुछ घंटों की देरी भी अस्वाभाविक मानी जाएगी। कई बार सूचना देने में कई दिनों की देरी कर दी जाती है, वर्षों की देरी भी देखी जाती है। देरी कितनी थी, इसके बाद अगला सवाल आता है कि इस देरी की वजह क्या थी। क्या पीड़ित के मन में डर छिपा हुआ था, पीड़ित खुद कहीं छिप रहा था या वो मानसिक आघात में था, अस्पताल में इलाज करवा रहा था। यदि प्रोसिक्यूशन संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो यह देरी रीजनेबल डाउट बन जाती है। जो भी देरी की वजह है, यदि वह सच्ची है तो आईओ ने उस पर तफ्तीश अवश्य की होगी, इसलिए उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस भी केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद होना चाहिए। यदि आप कोरोबोरेटिव एविडेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो अपनी फाइल इंडियन लीगल सिस्टम को भेजकर यह जांच करवा सकते हैं कि आपके केस में एफआईआर देरी का कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। अब इस देरी को और इसकी परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर कैसे लाया जाए ताकि आरोपी को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए डिफेंस को अपने क्रॉस में कुछ करना होता है। हर एक क्रिमिनल केस में कुछ भी असंभव उद्देश्य प्राप्त करना हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा किया जा सकता है। केस के शिकायतकर्ता, दूसरे संबंधित गवाह और आईओ से इस पर दबकर क्रॉस किया जाता है। यह जाना भी चाहिए। उनसे सवाल पूछे जाते हैं। घटना के बाद आपने पहले किससे बात की थी? क्या आपने तुरंत थाना में संपर्क किया था? यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आपको चोट लगी हुई थी? क्या आपने अस्पताल में मेडिकल सहायता पाने के लिए कोई फोन किया था? आपने अपने एडवोकेट से सलाह ली थी? कब सलाह ली थी? हालांकि हम इसमें यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि क्या सलाह ली थी,
क्योंकि एडवोकेट और उसके क्लाइंट का जो भी कम्युनिकेशन होता है वह प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है, उस पर सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अगला सवाल हम गवाहों से पूछ सकते हैं, आईओ से पूछ सकते हैं कि आपने एफआईआर दर्ज करवाने में इतनी देरी क्यों की? आपने तत्काल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्या कोई डर था? यह भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने इस पुलिस सूचना से पहले पंचायत को, समाज को, किसी जगह पर क्या आपने कम्युनिटी को सूचित किया था? अपने किसी मित्र को, किसी परिचित को, दोस्त को यह बात बताई थी कि आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है? और जो सबसे इसमें मारक बात हम पूछेंगे, इस बात का कोई सबूत है क्या? कोई रिकॉर्ड पे दस्तावेज लगा है क्या? और इन सब सवालों का उद्देश्य यही होता है कि अदालत को यह दिखाया जाए कि एफआईआर में की गई देरी स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि सुनियोजित थी और किसी योजना के तहत की गई थी। ऐसे बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं कोर्ट के जिनमें न्यायालय ने देरी को संदेह माना है। वर्तमान जुडिशियल अप्रोच यह है कि एफआईआर में जो भी अनावश्यक देरी होती है उस पर अदालतें बहुत संवेदनशील हो गई हैं। कुछ ताजा डिसीजंस को देखते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानून निर्धारित किया है। पहला केस है राजू एल.एस. राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये 2023 का केस है। इसमें 24 घंटे की अकारण देरी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि 24 घंटे की अकारण देरी को भी समझाया नहीं जा सका है तो यह प्रोसिक्यूशन की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बना रहा है। दूसरा केस है जीवी अधिमूलम वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यह 2024 का केस है। धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाने में 6 वर्षों की देरी कर दी गई थी और इस देरी का कोई भी उचित स्पष्टीकरण रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं था। न्यायालय ने एफआईआर को और उसके साथ जितनी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स थी सबको क्वैश कर दिया। एक अन्य केस था हसमुखलाल डी वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2023 का केस था। इसमें भी एफआईआर को दर्ज करने में लगभग 3 साल की देरी कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की देरी जो न समझाई गई है लेकिन अपने आप में बहुत लंबी है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना उस एफआईआर के लिए बहुत घातक हो सकता है। ऐसा लगता है कि इसमें आरोपी के ऊपर सोच समझकर आरोप लगाया गया है। बिल्कुल एक ताजा केस है 2024 का संजय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें एफआईआर में देरी हुई थी, लेकिन अदालत ने उसके बावजूद यहां कार्रवाई को कायम रखा था क्योंकि यहां पीड़ित महिला द्वारा देरी का कारण स्पष्ट बता दिया गया था। उसने कहा कि वह लोकलाज के भय से अपनी बात बता नहीं पाई थी। अब थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने बात बताई है। तो महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा दिया, उनकी बात को समझा, उनकी एफआईआर को मेंटेन रखा, लेकिन जो दूसरी अन्य एफआईआर थी वहां पर देरी को कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने का आधार बना दिया। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास? इसमें निष्कर्ष यही निकला कि एफआईआर में हुई देरी को मात्र तकनीकी चूक कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कि यदि प्रोसिक्यूशन ने देरी का कोई कारण नहीं बताया है और उस कारण का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, कोरोबोरेटिव एविडेंस भी नहीं दिया है। दूसरा है यदि मेडिकल रिपोर्ट किसी अलग दिशा में इशारा करती है और एफआईआर में लगाए गए आरोप किसी अन्य दिशा में इशारा करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि पुलिस रिपोर्ट में जो 173 सीआरपीसी में दाखिल की जाती है, यदि चार्जशीट में एफआईआर दर्ज करने में की गई देरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है, कारण जो बताए गए हैं उसका कोई भी कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं लिया गया है। और अंतिम पॉइंट है कि यदि प्रोसिक्यूशन के गवाह इस देरी को सही ठहराने में विफल रहते हैं, और ये प्रोसिक्यूशन के गवाह कौन से होते हैं? खास तौर से कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता और आईओ। यदि ये दोनों इस देरी का कोई कारण वाजिब नहीं बता पाते हैं तो ये सारे के सारे आधार हैं जिस पर एफआईआर दर्ज करने में की गई देरी के ऊपर शंका की निगाह बन जाती है। यदि आप अपने केस में इस देरी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आईओ के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसके द्वारा लगाए गए कोरोबोरेटिव एविडेंस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हम आपकी फाइल के अध्ययन के आधार पर आपको बता सकते हैं कि आपको क्या लाइन ऑफ डिफेंस लेनी चाहिए,
क्योंकि केवल एक मजबूत और सही लाइन ऑफ डिफेंस ही आपको बचा सकती है, प्रोसिक्यूशन को हरा सकती है। हम अधिक यंग एडवोकेट्स को इंडियन लीगल सिस्टम में अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमने यंग एडवोकेट्स के लिए मेंबरशिप फीस में भारी कमी की है। हम इन यंग एडवोकेट्स को अपनी सेवाएं भी बहुत डिस्काउंट के साथ उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसके साथ ही उन यंग एडवोकेट्स को कोर्ट क्राफ्ट में पारंगत बनाया जाएगा ताकि भविष्य में वे अधिक परिपक्व होकर इंडियन लीगल सिस्टम की टीम में शामिल हो सकें और वही कार्य कर सकें जो आज हम लोग कर रहे हैं। टीम मेंबर बनने के बाद उन्हें इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से काम और कमाई दोनों का भरपूर अवसर दिया जाएगा। जो एडवोकेट्स अपने बार एनरोलमेंट के 12 वर्षों तक हमसे जुड़ेंगे उनको हम यंग एडवोकेट्स मानेंगे। उनको भावी टीम मेंबर्स की तरह से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा ताकि वे हमारी तरह ही इंडियन लीगल सिस्टम में अपनी भूमिका अदा कर सकें और इसके साथ ही वे अपना कोर्ट कार्य स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के कर सकें। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।